नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका एबीसी। एक एबीसी हम लोगों ने देखा था मटेरियल कॉस्टिंग में, जिसमें हम लोगों ने देखा था ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब जो हम लोग एबीसी देखने जा रहे हैं, बेसिकली दिस इज नॉट एबीसी, दिस इज एबीसी कॉस्टिंग, यू कैन से। दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है एबीसी एनालिसिस और एबीसी कॉस्टिंग के नाम से। एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी जब हम लोग ओवरहेड चैप्टर पढ़ चुके हैं, ओवरहेड में हम लोगों ने देखा है कि हमारा टोटल ओवरहेड मान लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। हम लोग रिकवरी रेट निकालते थे ना? नहीं निकालते थे? ये कहलाता था हमारा रिकवरी रेट। याद आया? इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते थे। याद आया? इसी को हम लोग प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट भी बोलते थे। अरे बोलो ना, सेम मतलब है सबका। यानी अगर मेरा टोटल ओवरहेड है 5 लाख मान लेते हैं और हमारे पास 10,000 घंटे हैं, तो 50 रुपए पर आवर हमारा रिकवरी रेट होता था? नहीं होता था? हम लोग क्या करते थे, अगर मेरे पास कोई बंदा आता था, कहता था हमें 500 यूनिट्स चाहिए। कितनी यूनिट्स चाहिए? और हमें मालूम था उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 50,000 का, डायरेक्ट लेबर लगेगा 30,000 का। वी वर नोइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. But as far as we are concerned with the overhead, we were not knowing the actual amount which we are needed to recover it from the particular customer. भाई हमने एक रिकवरी रेट पहले से प्री डिटरमाइन करके रख लिया कि हम जब जब 1 घंटा काम करेंगे तो मेरा जो ओवरहेड होगा 1 घंटे में 50 रुपए लगेगा। अब जब मेरे पास कोई कस्टमर आएगा 500 यूनिट की डिमांड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स टू बी यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। मुझे लगता है कि इसमें हमारे 500 घंटे ही लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? तो 500 घंटे और 1 घंटे का 50 रुपए हमने पहले से सेट करके रखा है। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा ओवरहेड कितना लग जाएगा? 25,000। हाँ या ना? तो हमें अब पता चल गया कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और इसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं 15,000 प्रॉफिट ऐड कर लिए। नाउ व्हाट इज द अमाउंट which will recover from the particular customer? That is 1,20,000. yes or no? That was the system. ये हमारा एक सिस्टम था और हम लोग ओवरहेड की रिकवरी ऐसे ही करते थे। फिर साल भर करते 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 फिर हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन करते थे। एक्चुअल में हुआ क्या? ऐसे 500, 500, 200, 300, 600, 1,000, 2,000 वाले कई कस्टमर आए होंगे और साल भर हमने इस तरह से ओवरहेड को रिकवर करते चले गए होंगे। साल के अंत में मैंने देखा, ओहो हमने ना 6 लाख रुपए ओवरहेड वसूल कर लिए हैं। कितने? 6 लाख रुपए के ओवरहेड वसूल कर लिए हैं, जबकि एक्चुअल में हमारा है 5 लाख। मान लेते हैं 5 ही लाख पर किया अभी तक शुरू में। एक्चुअल में 5 लाख भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं 5 ही लाख है। ये 1 लाख हमने एक्सेस रिकवरी कर ली अपने कस्टमर से भाई। हाँ या ना? इसको हम ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते थे, याद आया होगा। और हो सकता है कैलकुलेशन करते 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 हम वसूल कर पाए केवल 4,50,000 एक्चुअल में, जबकि हमारा खर्चा तो 5 लाख था। हमने अंडर रिकवरी कर ली 50,000 की। और इस ओवर और अंडर रिकवरी के लिए हमने आपको 3 ट्रीटमेंट बताए थे। पहला पीएल में ले जाना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना, तीसरा सप्लीमेंट्री रेट बनाना। याद आया होगा। और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। नाउ दिस वाज द प्रोसेस व्हिच वी वर डूइंग अर्लियर एट द टाइम ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड। यस और नो? नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू जंप टू न्यू टॉपिक, दैट इज योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली कुछ नहीं है, हाँ बोलने से मत कहना, कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक या सिस्टम है।
जो आप लोगों का ब्लड प्रेशर नीचे का नीचे और ऊपर का अगर कहानी नहीं समझ में आई तो बेसिकली ये चैप्टर मैंने कहा ये टॉपिक आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे करेगा। बोलने में तो बड़ा आसान है कि इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक है, लेकिन अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं है, अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं है, सेठ जी ठीक से सीधे बैठे, अगर ये फंडा क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी। बात समझ में आई? मैं ये नहीं कहता कि अब इसका कोई ज्यादा मतलब दिखेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप ओवरहेड कॉस्टिंग नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको ये नहीं समझ में आता एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ क्यों रहे, पर्पस क्या। हमें तो पर्पस समझ में आना चाहिए ना। बात समझ में आई? तो जो कुछ भी हमने पढ़ा ओवरहेड में खूब मेहनत करके पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट ओवरहेड्स फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स, हाँ या ना। उस कलेक्शन करने के बाद क्या किया था हमने, प्री डिटरमाइंड रेट निकाला था, मतलब कुछ एलोकेशन किया था, कुछ अपॉर्शनमेंट किया था। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट के लिए पूरा सिस्टम देखा था हम लोगों ने, रेशियोज वगैरह निकाले थे, और उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड किया था, रिकवरी रेट निकाला था। रिकवरी रेट निकालने के बाद हम लोगों ने अच्छा एक और किया था, उसमें रीअपॉर्शनमेंट भी किया था। उसके बाद हमने रिकवरी रेट निकाला था। रिकवरी रेट निकालने के बाद हम लोगों ने ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन किया था, हाँ या ना। सप्लीमेंट्री रेट बनाए थे, ये सारी मेहनत हुई थी। और जो कुछ भी हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्टिंग में पढ़ा सब गलत था। क्या था? और मैंने ये हिंट उस समय दे दिया था। गलत इन द सेंस दैट सिस्टम डजंट रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट वे टू गिव यू द प्रॉपर सॉल्यूशन, मींस एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। एक्यूरेट रिजल्ट, तो सर एक्यूरेट रिजल्ट आता कहां से है? एबीसी से। हमें यहां पर कुछ चीजें मान कर चलनी पड़ती थी। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा सिस्टम है, अगर मैं यही चीज, चलो तुम लोग के सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं। हमने रिक्विजिशन कॉस्ट बर्दाश्त की थी 1,00,000 रुपए, और मशीन कॉस्ट बर्दाश्त की थी 2,00,000 रुपए, और हमारे आर्स थे, मशीन आर्स थे 30,000। ठीक है ना? ये हमारा था। अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच, कौन सा अप्रोच? ट्रेडिशनल, यानी ओवरहेड के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा ओवरहेड रेट या रिकवरी रेट क्या आ जाएगा, 3,00,000 रुपए टोटल ओवरहेड, ये टोटल ओवरहेड है, डिवाइडेड बाय 30,000, कितना आ गया? 10 रुपए पर आवर, पर मशीन आवर, हाँ या ना। दैट वाज द रिजल्ट। हम लोग यही रिजल्ट वहां निकालते थे। अब मैं आपको कहता हूं, और दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, दो प्रोडक्ट बनते हैं, ए और बी, पक्की बात है। अब ए लेता है मशीन आवर्स 20,000, अच्छा 10,000 और 20,000, ये मशीन आवर्स। और रिक्विजिशन नंबर्स, अब ये रिक्विजिशन क्या होते हैं 2 मिनट में मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। फिलहाल ये यूज करता है 500 और ये यूज करता है 1500। ये मैंने थोड़ा और बाइफर्केशन करके दिया। पक्की बात है ना। अब अगर आपको ये इंफॉर्मेशन और मिल जाए, और अब आपसे बोला जाए कि सेम ओवरहेड को अब आप बांट करके दिखाइए, मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, वहां केवल हमें क्या मालूम था, मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स के साथ साथ मैंने नंबर ऑफ रिक्विजिशंस भी निकाले। इसकी टोटल कॉस्ट थी मेरी 1,00,000, हाँ या ना, और इसकी टोटल कॉस्ट है मशीन की 2,00,000। अरे बोलो ना। तो इधर का रेट कितना आ गया बता सकते हो? 2,00,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करो, 6 रुपए 67 पैसे है। तो यहां का रेट आ गया 6.67, और यहां का रेट आ गया 50 रुपए। अरे बोलो ना।
अब हम आपको कहें कॉस्ट को जरा बांटो, तो आप रिक्विजिशन कॉस्ट को बांटेंगे 6.67 के हिसाब से 10,000 पे, तो 66,667 और 1,33,333 मट गया ना 2 लाख। और मशीन आवर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, मशीन कॉस्ट ठीक है ना, बढ़ गया ना 2 लाख। रिक्विजिशन कॉस्ट कितना है 1 लाख, जरा बांटो 1 लाख को 50 रुपए के हिसाब से 500 है तो 25,000 और 75,000। अरे बोलो ना, बताओ कितना आया। हाँ, ये आया। हम लोगों ने जानते हो कितना बांटा था ओवरहेड, ए डिपार्टमेंट में कितना बांटा था। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो तो हमने सीधे सीधे ले लिया था 10 रुपए पर मशीन आवर्स, लिया था ना, और हमने इस पर दे दिया होगा 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख और इस पर दे दिया होगा। तो अगर जरा ढंग से देखो तो ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने ये बांटा और एबीसी के हिसाब से मैंने ये बांटा, वही ओवरहेड है। अब देखो ए डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा आना चाहिए 91,000, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मैंने उसकी कॉस्ट बढ़ाकर लिख दिया 1 लाख, तो बेचारा अनड्यूली मारा गया था ना ए, तो नहीं समझे। और बी को फायदा मिल गया था, बैठे बैठे उसकी कॉस्ट कम हो गई थी और हम सामान सस्ते में बेच करके सोच रहे थे फायदा कमा रहे हैं। अरे भैया नुकसान कमा रहे हो, आपने कॉस्ट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। देखो ना, जब एक सामान था, एक कॉस्ट थी, हमको मालूम था 3 लाख, उसको केवल हमने 2 पार्ट में बांटा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट 2 निकाले। मैंने क्या वर्ड यूज किया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट 2 निकाले, कि इस 3 लाख में 2 मोटा मोटी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्विजिशन कॉस्ट और मशीन कॉस्ट, जिसके फैक्टर्स को हम जान सकते हैं अलग अलग, जिसके फैक्टर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है रेदर देन ट्रेडिशनल। तुम लोग को खुद फील भी हो रहा होगा, ये नहीं समझे मेरी बात। अभी तक तो हमने एक कॉस्ट को दो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में बांटा। अगर हम यही कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स की संख्या जितनी बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी बढ़ाते चले जाएंगे, उतना एक्यूरेट आंसर आता चला जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, समझ रहे हो। केवल 1 से 2 कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बांटा तो इतना एक्यूरेसी निकली। अगर ये 10 पार्ट में बांट देते तो हो सकता है यहाँ 85,000 आ जाए, हो सकता है 1,05,000 आ जाए। मेरी बात समझ गए, तो वो और एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा। तो ओवरहेड कॉस्टिंग आपको एक्यूरेसी नहीं देता था, वो मोटा मोटी हिसाब किताब बताकर किनारे कर देता था। आप भी खुश हो गए, अच्छा ऐसे बांटते। अरे नहीं भाई, वैसे नहीं बांटते। अब आप डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स निकालेंगे, उनके कॉस्ट फैक्टर्स तय करेंगे और कॉस्ट पूल करके यानी उन पे कॉस्ट चढ़ाएंगे। हम देखेंगे अच्छा सेटअप कॉस्ट है, ये मेरी सेटअप कॉस्ट है, चलो इस सेटअप कॉस्ट में ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, ये सेटअप कॉस्ट लगी, ये नंबर ऑफ सेटअप्स लगे। चलो अब बांटते हैं ओवरहेड को, यानी ओवरहेड को हम माइन्यूट कई पार्ट में बांटेंगे, ओवरहेड कॉस्ट को कई पार्ट में बांटेंगे। चलिए सर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझा भी। पक्की बात है। Sukku Limited manufactures 3 products XYZ which are similar in the nature and are usually produced in production runs of 100 units. एक बार में 100 यूनिट्स। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये फुल फ्लेज का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें 3 या 4 पार्ट में ही बांट करके खत्म कर दिया गया, ज्यादा टेंशन नहीं दी गई है। तो इसका मतलब टेंशन ज्यादा लंबी होती है क्या? ये क्वेश्चन 2-2 पेजेस के होते हैं, ठीक है ना। ये भी 1 पेज का क्वेश्चन है, ये तो चूंकि हम लोग का फॉन्ट वैसा है तो 1 पेज में नहीं आया। अगर एग्जाम होता तो ये 1 पेज से ज्यादा में दिखता। नहीं समझे, है तो इतना ही दिख रहा है, बड़ा छोटा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। सुक्कू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स और एक बार में 100 यूनिट्स का सेटअप लगता है, प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन्स, एक बार में 100 यूनिट्स का सेटअप होता है, हाँ या ना, आउटपुट निकलता है। द ओवरहेड इनकर्ड फॉर द ईयर। अब देखो जो हम ओवरहेड देखते जरा टोटल करके बताओगे कितना है।
यार है 10 कहा बोले थे तुम भाई? 1,07,90,000। अच्छा 99,000। ओके गॉट इट। चलो ठीक है ना, सुन लो इसका टोटल करो जरा 66,000 डिवाइड कर दो तो हमें ट्रेडिशनल अप्रोच पता चल जाएगा। 163.62। अच्छा हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं XYZ, 3 प्रोडक्ट्स हैं। जरा देखो इस पे मशीन आर्स का मल्टीप्लाई करो तो 163 का सब में 163.62 को कांस्टेंट कर लो, मल्टीप्लाई 3-4 बार करके, फिर उसमें मल्टीप्लाई करो 15,000 का, कितना है? 24,54,000। हाँ फिर 24,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 39,26,909। लास्ट वाले का 27,000 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना? ये आया आपका। ये हमने ओवरहेड मोटा मोटी हम लोग ऐसे ही बांटते थे, नहीं बांट देते थे आर्स के, जो भी आया छोड़ दो, कैलकुलेशन पर मत ध्यान दो, ऐसे बांट देते थे, हाँ या ना? लेकिन अब कह रहा है अब ये बताओ क्या ये सही बांटा गया है? हम अब इसको ज्यादा एक्यूरेट तरीके से बांटना चाह रहे हैं, तो मैंने इसी ओवरहेड को कई पार्ट में तोड़ा। जो 1,07,00,000 था उसको कई कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में तोड़ा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या? मशीन शॉप, असेंबली शॉप, सेटअप कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, फलाना दिमाग। ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए और उन कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पर इसी 1 करोड़ में कितना खर्च हुआ अलग अलग कर दिया, हाँ या ना? और इनके फैक्टर्स निकाले। क्या निकाले? इनके फैक्टर्स निकाले। अब हमें ये देखना है कौन सा फैक्टर कहां पर सेट बैठता है, जरा देखो। अगर हम आपसे कहें मशीन शॉप एक्सपेंसेस है, तो मशीन शॉप किससे बनाओगे? मशीन आर से करें, यूनिट से करें, असेंबली आर से करें, कस्टमर ऑर्डर से करें, नंबर किसको बेस ले? मशीन कॉस्ट के शॉप के लिए मशीन आर्स को किसको बेस ले लेंगे? मशीन, ये बेस हो जाएगा मेरा, आया ना? अच्छा असेंबली शॉप के लिए किसको बेस ले लें इन सब में से? अरे तुम लोग तो तेज हो गए, असेंबली आर्स देख करके पकड़ चलो सेटअप कॉस्ट नहीं, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट अभी बताया था, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, जो रिक्विजिशंस होती है ना, डिमांड किया जाता है, अरे हमको 5,000 यूनिट चाहिए, गया 5,000 यूनिट ले आया। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है, उस वही डिपार्टमेंट थोड़ी 2 दिन बाद कहता है हमको 3,000 यूनिट चाहिए। तो ये रिक्विजिशंस होते हैं, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। तो अगर जितने डिपार्टमेंट्स होंगे वो अपनी रिक्विजिशंस करते हैं, मांगते हैं अपना अपना मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना, रिक्विजिशन का क्या मतलब होता है? मांगना, मटेरियल मांगना। तो स्टोर डिपार्टमेंट से जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे वो अपना अपना मटेरियल बता करके देंगे कि हमको ये मटेरियल चाहिए, हमको ये मटेरियल। दे आर डिमांडिंग, कहां से? स्टोर डिपार्टमेंट से। उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ रिक्विजिशन। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिक्विजिशंस देगा उसके ऊपर उतना ज्यादा खर्चा आएगा, जो जितना कम नंबर ऑफ रिक्विजिशंस देगा उसके ऊपर रिक्विजिशन कॉस्ट उतनी कम आएगी। तो हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग या रिक्विजिशन कॉस्ट थी 5,40,000 और यहां पर देखो नंबर ऑफ रिक्विजिशंस दिया है, कहा है ना? तो बेस ले लेंगे नंबर ऑफ। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट, तो ऑर्डर कौन देता है? कस्टमर। तो हमने कस्टमर ऑर्डर दिया नंबर में, तो जितने ऑर्डर मिलेंगे उतना हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा। एक ऑर्डर मिलेगा तो एक ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा,
50 ऑर्डर होंगे तो 50 ऑर्डर प्रोसेसिंग होंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पर या नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर्स के बेसिस पर, हाँ या ना? पक्की बात है। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी, चलो अब मैं बताता हूं, जरा देखो तो एक बेस हमको छुपा करके दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये एक बार में कितने यूनिट्स निकलते हैं? तो अगर इसने 20,000 यूनिट्स निकाले तो 200 सेटअप हुए होंगे ना? नहीं समझे? 200 बार प्रोडक्शन रन हुआ होगा ना? तो हम यहां पर निकाल सकते हैं सेटअप या प्रोडक्शन रन्स। क्या निकाल सकते हैं? 200 बार, यहां 160 बार, यहां 200। नहीं समझे? एक और निकाल लिया आपने मन से, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, एक बार में 100 यूनिट्स बनते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्शन रन्स पर जाएगा। किस पर जाएगा? कितनी बार इंस्पेक्शन होगा? जितनी बार प्रोडक्शन रन करेगा उतनी बार इंस्पेक्शन होगा। एक बार सामान निकला उसका इंस्पेक्शन करो, दूसरी बार सामान निकला उसका इंस्पेक्शन करो। तो जितना सेटअप होंगे, जितने प्रोडक्शन रन होंगे, उन्हीं पर ही तो हमारा प्रोडक्शन, ये हमारा इंस्पेक्शन कॉस्ट जाएगा, हाँ या ना? इसी तरह सेटअप कॉस्ट, जितनी बार हम सामान डालेंगे, कितनी बार डालेंगे, जितनी बार सेटअप होगा। सामान निकला फिर सेटअप करो, फिर सेटअप कॉस्ट लगेगी, फिर सेटअप करो। 100 बार यूनिट निकलने के बाद हम सेटअप निकालते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। अब क्लियर हुआ? बेस मिल गए हम लोग को, देखो ना कितना आसान हो गया। तो ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वहां पे डिसाइड करना थोड़ा टेढ़ी खीर था ओवरहेड में। वहां पर भी हम लोग रेशियो में बांटते थे, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, apportionment of overhead. We were not facing problem in the case of the allocation of overhead, but yes, at the time of the apportionment of overhead we were needed to take base ratios, आया ना चीजें? समझ में आई बात? क्या हो गया इसको? चलो, ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। Prepare a statement showing details of overhead costs allocated to each product type using activity based costing. तीन है ना? सबसे पहला कौन सा खर्चा है? ड्राइवर क्या है इसका? इसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइव करने वाला, यानी बेस। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब समझ में आया? ड्राइव करने वाला, वो ड्राइवर नहीं, वाला नहीं।
कॉस्ट ड्राइवर, इसको कौन ड्राइव कर रहा है, इसको कौन ला रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलेंगे, ये हमारा होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है कॉस्ट ड्राइवर। अब हम कॉस्ट ड्राइवर के तहत कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को पूल करते हैं। क्या करते हैं, किताब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता, ऐसे ज्यादा से समझ में आ रहा है, फिर बोले कॉस्ट ड्राइवर के का बेस लेकर के कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पर या डिपार्टमेंट पर पूलिंग सिस्टम का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं। जरा देखो कैसे, कॉस्ट ड्राइवर क्या ले लोगे इसमें, मशीन आवर्स, तो हमने लिख दिया मशीन आवर्स, हाँ या ना। रेशियोज निकाल सकते हो, जरा देखो 20,000, 16,000, 24,000, यही दिया है ना, तो 20,000, 16,000, 24,000, चलो रेशियो ही निकाल देते हैं सीधे सीधे, कितना हुआ, चलो 20, 16, 24, बेस 20, 16, हाँ कितना है 24, कितना हुआ टोटल 60,000, और कॉस्ट कितना था हमारा 60,000 और 82,50,000, ये था 82,50,000। हाँ कितना आया 82,50,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 137.5, इसी में ही कैलकुलेशन सब कर दिया, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ बताओ, ये x y z, अब ये 137.5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करो, ये है ना 20,000, 27 लाख, हाँ हाँ चलो 137.5 को 16,000 से मल्टीप्लाई करो, चलो इसको करो, z को करो, 137.5 को 24,000, 33 लाख, हो गया ना। चलो मशीन शॉप के बाद बात नहीं, असेंबली शॉप की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, और असेंबली शॉप को असेंबली आर से करेंगे। अच्छा असेंबली आर्स कितने दिए हुए हैं, 24, 32, 0, आए ना। अच्छा कॉस्ट कितनी दी हुई है उसकी, 13,44,000, डिवाइड करो तो 24, मल्टीप्लाई करते जाओ तो पहले में आ जाएगा 24, 24 का मल्टीप्लाई करो, अड़सा कर रहे, इसमें हो गया नील, ठीक है ना। असेंबली शॉप के बाद हम आएंगे, तीसरी कॉस्ट कौन सी थी, तो प्रोडक्शन रन्स पर कितना दिया था, प्रोडक्शन 200, 160, 240, कैलकुलेट किया था ना, 600, और कॉस्ट कितनी दी थी सेटअप कॉस्ट की, 180, 300 रुपए आ गया क्या, मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 200, 60,000, 300 इंटू 160, 48,000, 72,000, हाँ
हो गया ना? अच्छा, सेटअप कॉस्ट के बाद हम बात कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस पर। ये केवल हम बेस दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कि देखो क्या है, बहुत आसान है। अगर हम थ्योरी पढ़ करके इसको समझने की कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल होता है, वर्ड्स को समझना, टेक्निकलिटी को समझना। अब इसके बाद जब हम वही चीजें दोबारा समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएंगी। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को हम लोग कैसे करते हैं? नंबर ऑफ रिक्विजिशंस पर। कितना है? 5,40,000। और नंबर ऑफ रिक्विजिशंस कितने कितने दिए हुए हैं जरा देखो। 220, 180, 140, 540, तो 1,000 रुपए, 2,20,000, 180, 140। समझ में आया? अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के बाद आएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये का बेस क्या लेगा? ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बता सकते हो कितने कितने ऑर्डर्स थे? 4,500, 4,600 एंड 2,700। 10, 11, 311, 800। और हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी कितनी? 4,13,000। 35, हाँ, मल्टीप्लाई करो। 161, 11,700। नहीं ठीक है मेरा, 7 6 13 5 18 होता है। हाँ बोलो। 1,57,500। दूसरा 1,61। देख लेना भाई सब लोग, ठीक है? चलो, ये हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। लास्ट कॉस्ट कौन सी? इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। बात नहीं, प्रोडक्शन रन्स 200, 160 प्लस 240, 600। कॉस्ट कितनी दी थी इसकी? 72,000। 1000 है, लैक्स है? अच्छा बताओ तो कितना है? 100 मल्टीप्लाई करो 24,000। हाँ 19,200। टोटल करो इन सब का। हाँ क्या दिक्कत है? 20,000, 16,000, 24,000। नहीं वो नहीं है। 15,000, 24,000, 20,000 है, 27,000 है। 15, 24, 27 सही बता दिए। 15, 24, 27। कितना आ गया? 66। कितना आ जाएगा? 150। चलो मल्टीप्लाई करो 125 इंटू 15,000।
हाँ 125 इंटू ये 30 लाख आ रहा है 125 इंटू 27 बहुत बढ़िया बाबू हम यूनिट्स को लिख दिए थे वहाँ ठीक हो गया इसमें कोई दिक्कत अब टोटल करके बताओ जल्दी एक्स का जेड का 37 लाख हाँ हाँ 29 लाख 40 लाख 41 लाख 200 देखो आंसर देखो ठीक है ना तो ये हमारा तरीका है इन्होंने क्या किया है 2-3 अलग अलग चार्ट बनाए हम लोग भी अलग अलग ही बनाएंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन था सब चीजें सामने देखनी चाहिए ठीक मेरी बात समझ में आई अच्छा पहले वाले में हम लोग का कितना आया था जरा देखो ट्रेडिशनल अप्रोच से 24,54,000 और इधर कितना आ रहा है कितने का फर्क पड़ गया 4 लाख के आसपास फर्क पड़ गया 4 से 5 सोचो कितना डिफरेंस आ गया ट्रेडिशनल अप्रोच और एबीसी कॉस्टिंग ये आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है थोड़ा एफर्ट्स बढ़ा रहा है लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा दे रहा है नोट कर लें इसको सॉल्यूशन 1 हो गया थ्योरी पर आए वापस सुनेंगे ढंग से ट्रेडिशनल जो ओवरहेड कॉस्टिंग था देखना द कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कलेक्शन क्लासिफिकेशन प्रोसेसिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजर इन देयर प्लानिंग फलाना एंड दिमाग का पर्पस के लिए ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच हमारा जो यूज करता था प्रोडक्ट कॉस्टिंग बाय ट्रेसिंग डायरेक्ट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड थ्रू कॉस्ट सेंटर्स इसी की बात करते थे हम लोग ओवरहेड में इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे करते थे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाल करके ये सब करते थे the direct cost will be in proportion to the volume and indirect costs like production costs administrative marketing selling and distribution are apportioned depending upon the method used and absorbed to the individual product यही करते थे the basis of apportionment of overheads may be based on the machine hours labor hours direct cost input कोई भी एक बेस लेकर के काम कर लेते थे These normal method of apportionment have some bottleneck which tend to misinterpret regarding proportion of common cost of different functions added to the product cost. तरीका गलत हो जाता था वो. Traditional cost accounting over the years proved their inability and inadequacy to support management decision in a complex business environment. सही रिजल्ट नहीं देता इनएडेक्वेसी या गलत रिजल्ट देता है इनेबल होता है या सही तरीके से रिजल्ट नहीं देता है या गलत तरीके से रिजल्ट देता है द कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम यूज डायरेक्ट लेबर कंजम्पशन एज द प्राइमरी मींस ऑफ द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स वहां पर डायरेक्ट लेबर को ही बेस लेकर के चलते थे मैक्सिमम या मशीन आवर्स को बेस लेकर के चलते थे मैक्सिमम केसेस में दिस प्रूव्ड एडेक्वेट when the overhead cost of indirect activities was a small percentage of compared to direct labor consumption अब यहां पर अगर मान लो ये जरूरी नहीं कि हर एक्टिविटी लेबर बेस्ड हो हर एक्टिविटी लेबर बेस्ड हो वहां पर हम लोग को जो नहीं समझ में आता था लेबर बेस्ड बांट देते थे नहीं समझे तो यहां पर कहा है कि जो कई एक्टिविटीज ऐसी होती है जो लेबर से तो उनका मतलब ही नहीं होता तो आप लेबर को बेस लेकर के कैसे बांट रहे हो तरीका तो गलत है नहीं समझे मेरी बात तरीका तो गलत है The increased technology and automation has reduced the direct labor substantially.
जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वहां पर डायरेक्ट लेबर वैसे भी कम होता जा रहा है। लीविंग इनडायरेक्ट एक्टिविटीज नई नई एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं। Therefore, using direct labor as a primary apportionment or device can cause significant costing distortions and poor strategic planning. तो हमारे पास ये डायरेक्ट कॉस्ट थी, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, ये सब हम लोग जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, ढंग से सुनेंगे। एबीसी सिस्टम कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज, अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल एक्टिविटीज निकाली थी, एंड असाइन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आई? Such as products or services on the basis of the activities consumed to produce the product or provide the services. जैसे मशीन असेंबली निकाले तो असेंबली आवर्स, हाँ है ना, तो मशीन असेंबली एक्टिविटी हो गई, उसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया असेंबली आवर्स, उसके बेस पर हमने कॉस्ट को पूल किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हाँ है ना। अब कॉस्ट ड्राइवर जो मैंने नाम लिया था वो क्या था, जो एज एट द रेट ऑफ 50 रुपए पर मशीन आवर्स, एज एट द रेट ऑफ 30 रुपए पर असेंबली आवर्स, दिस वाज द कॉस्ट ड्राइवर, हाँ या ना। डेंजर्स ऑफ इन करेक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, गलत आप तय करेंगे, गलत तरीके से आप काम करेंगे या ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करेंगे तो कई निगेटिविटी आएगी। पहले तो कॉस्ट सही नहीं निकलेगी, कॉस्ट सही नहीं निकलेगी तो प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा, सेल प्राइस नहीं निकाल पाएंगे, आप अपनी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, बिजनेस फेल्योर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ये उसकी कमी आ जाएगी, हाँ या ना। या हमको डिसीजन लेना चाहिए, ए को ज्यादा सामान बेचने का, हमने डिसीजन ले लिया गलत तरीके से बी को ज्यादा सेल करने का, उसके प्रोडक्शन ज्यादा करने का, तो इससे हमारा बिजनेस फेल हो सकता है। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्या दी है सीमा ऑफिशियल ने, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Cost attribution to cost units on the basis of benefit received from indirect activities। जो different activities हैं उनसे हमने कितना बेनिफिट जनरेट किया है उस हिसाब से हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, कॉस्ट एट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। इट्स अ रिफाइनिंग कॉस्ट सिस्टम, उसका इंप्रूव्ड फॉर्मूला है जो हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ी है। फॉर ईच एक्टिविटी कॉस्ट पूल एबीसी सिस्टम सीक अ कॉस्ट एलोकेशन बेस that has a cause and effect relationship with cost in the cost pool। समझ में आई बात? कहानी अब हमें नहीं लगता। जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो कॉस्ट पूल है, जरा देखो, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर हो सकता है। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आया था वो कॉस्ट एक्टिविटी थी, क्या थी? कॉस्ट एक्टिविटी। उसका मैंने कॉस्ट ड्राइवर निकाला, उस कॉस्ट ड्राइवर पर हमने कॉस्ट एलोकेट कर दी, ठीक है ना। जरा देखो, नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पर, जो कस्टमर ऑर्डर वाले होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर बेसिस पर होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पर होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर बाय क्वांटिटी होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर बाय वैल्यू होता है, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट होता है। ये डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। इन टोटलिटी जो कोई भी एक ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहे, हो सकता है क्वेश्चन में दिया रहे हमारे ऑफिस में ना टोटल कॉस्ट आई 5 लाख, ये कॉस्ट एक्टिविटी पर इतनी कॉस्ट आई। इस कॉस्ट एक्टिविटी पर हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर दिए हैं ए बी सी, इस पर आए 10,000 कस्टमर, इस पर आए 2,000 कस्टमर, इस पर आए 1,000 कस्टमर, हो सकता है। चलो ये इंफॉर्मेशन ना दी हो, ये दी हो कि हमारा जो ऑर्डर है ए बी सी, ये माल बिका मेरा 20 लाख का, ये माल बिका मेरा 1 करोड़ का, ये माल बिका मेरा 50 लाख का, इस बेसिस पर कोई भी बेस हो सकता है। अब बात समझ में? तो अब आपको चुनना पड़ेगा कौन सा बेस लेना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 दे देंगे, अब करो चित और पट वाला, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो क्लियर कट दिया रहेगा, भैया हमने ये बेस लिया है, ठीक है ना। कोई एक दिया रहेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसके साथ कौन सा बेस सूट कर रहा है। कई दिए रहेंगे, मिक्स करके सब दिए रहेंगे, उसमें से मान लो अब हमें दिया हो, 2 मिनट, मान लो दिया कस्टमर ऑर्डर, उसमें हमको क्वेश्चन में ये भी दिया हो, ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तो किस बेसिस पर बांटोगे कस्टमर ऑर्डर को? नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पर। अब उसको नंबर ऑफ मटेरियल से क्या लेना देना भाई? अब बात समझ में आई? तो ये बेस ऐसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। मटेरियल प्लानिंग और एक्विजिशन, नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड, नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ मटेरियल रिसीट्स, नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, बताया था ना,
number of material transactions, number of material orders, number of stock shortages, weight, volume, फलाना एंड दिमागा, जो जिसके साथ सूट करेगा उसको हम यूज करेंगे। अच्छा, इंस्पेक्शन अभी बताया, नंबर ऑफ सेटअप्स बता दिए थे, देखो दिया हुआ है सेटअप्स, नंबर ऑफ सप्लायर। इंस्पेक्शन क्या होता है? सामान आता है बाहर से तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, सामान बनकर तैयार होता है बैचेस में तब हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो किस तरह के सामान की बात कर रहा है, बाहर से आने वाले या प्रोडक्शन के बाद इंस्पेक्शन की? तो बाहर से आने वाले सामान का जब हम इंस्पेक्शन करते हैं स्टोर करने के पहले, तो वो नंबर ऑफ रिसीट्स के बेसिस पर जाएगा। बोलो ना, पक्की बात है ना? तो इस तरह से हमको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा आउटपुट के हिसाब से है तो सेटअप्स के बेसिस पर जाएगा। बोलो, पक्की बात है ना? तो हमको वो डिफाइन करना पड़ेगा किसके बेसिस पर। जैसे अभी क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने सेटअप्स के बेसिस, अरे इंस्पेक्शन को सेटअप के बेसिस पर किया था, 100 यूनिट्स का एक सेटअप था। इसी तरह आपके पास ये बेसिस दिए हुए, पढ़ लेना एक बार इस चीज को। नहीं बाबू, सब दिमाग में प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस तो करोगे ना। अभी ऐसा तो है नहीं क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो उसमें हम बेस बताएंगे ना साथ साथ। उसके बाद लास्ट में जब एक बार सब कुछ कर लोगे, एक बार गो थ्रू हो जाना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ देते हैं। अब देखो इसने 2 बनाए हैं, सुनना। जो हम लोगों ने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था ना एक स्टेटमेंट में, इसने 2 स्टेटमेंट बनाए। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, ये जो हम लोगों ने निकाला था ना एज एट द रेट, ये कॉस्ट ड्राइवर का रेट कहलाता है। ठीक है ना? देखो 125, 24, 300, 125, 24, 300, बात समझ में आई? इसको एक स्टेटमेंट में बना दिया, ये पूरा एक स्टेटमेंट बना दिया। और दूसरा ये बनाया है हमने, दोनों को मिक्स कर दिया है। बात समझ में आई? वही कहानी बार बार लिखा है, देखो ये वही चीज यहाँ पर भी लिखा है, ये हमने एक ही बार लिखा। तो सर एक बार में बना दें या दोनों, तुम्हारी मर्जी, एग्जाम में कैसे बनाना चाहते हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को कॉपी घुमानी पड़ेगी। और अगर बिना कॉपी घुमाए अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 10 मिनट बाद फिर काट पीट कर बराबर करना पड़ेगा। तो बेटर है कि छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाए जाए, ठीक है ना? क्योंकि इसमें 3-4 स्टेटमेंट भी कभी कभी बनते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लेंथ देखोगे थोड़ा, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ खत्म, ये 2 पेज का क्वेश्चन है। नहीं समझे? इसमें तो 1 पेज में आ गया, लेकिन एग्जाम में आएगा तो 2 से 2.5 पेज में दिखेगा। कितने पेज में दिखेगा? 2.5 पेज में दिखेगा यही क्वेश्चन। हाँ हाँ, नहीं गलत नहीं पूछ रहा, समझ में आई बात? तो मजे आएंगे इस चैप्टर में, कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ चीजों को बांटना मजा देगा। और हम लोग कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, करूंगा नहीं, समझ लो कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉलोइंग इज द आउटपुट पर यूनिट कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ, पारुल होना चाहिए ना, लिमिटेड नहीं, पारू लिमिटेड ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट। आउटपुट एंड सेल्स दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। चलिए सर इसका कोई लेना देना नहीं है ओवरहेड से, हमें केवल ये काम कर सकता है, एक बेस ये दिया हुआ है। दूसरा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये काम की चीज है, इसी का तो इंतजार था। वॉज चार्ज टू द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा है, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर बांट दो। हाँ या ना? तो बता सकते हो तुम लोग, तो ये भी नहीं बता पाओगे, ट्रेडिशनल अप्रोच ही नहीं कर पाओगे अगर हम यही क्वेश्चन छोड़ दें तो। आगे बढ़ते हैं। न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने कहा कि भाई ये तरीका सही नहीं है, हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख करके आए हैं, हमको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे। कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया उसने, यानी कॉस्ट पूल को। क्या एक्टिविटीज निकाली उसने? स्टोर रिसीविंग एक्टिविटी है, उसको हम कॉस्ट पूल भी कहेंगे। और उसने कॉस्ट ड्राइवर निकाला परचेज रिक्विजिशन, यानी बेस। हाँ या ना?
उसने बता दिया आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, किसके साथ कौन सा बेस लें, दिया भी है, उसके बाद सर पकड़ करके बैठे मत बैठना। क्वेश्चन में दिया है ये बेस है और ये उसकी एक्टिविटी की ये ड्राइवर है, इसी बेसिस पर करना। और ये टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट कितना था 54,60,000, देखो 54,60,000 आ रहा है कि नहीं, जरा देख लो, अरे देख लो। सोचना क्या था इसमें, नया नया आया है मैनेजर, वो अपनी धौंस जमाने के चक्कर में कि भाई 54,60,000 को पहले आप डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर बांट देते थे ऐसे ही। अब हम थोड़ा ज्यादा पढ़े लिख करके हैं, हम होशियार टाइप के हैं, तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट एक्टिविटीज और उसके रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर बांटेंगे। वो भी हमें दे रखा है। अब जरा देखो, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन के बेसिस पर दिया है, वो तो दिया ही हुआ है यहाँ पर, अरे नीचे वो भी दे रखा है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेटअप्स वो भी दिया हुआ है, हाँ या ना। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ सेटअप्स ये है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, क्लियर हुआ। तो ये हमें बेस भी दिए हैं, सब चीज निकाल करके दिया, तो इसमें तो हमें मेहनत करनी ही नहीं है। तो तुम लोग घर से करके आओगे मेहनत, अगर कर लोगे तो अच्छी चीज है, नहीं तो हमको क्वेश्चन नंबर 2 करना पड़ेगा क्लास में, नहीं हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितना दिख रहा है आसान ना, जब इसको हाँ बीपी हाई करता है उसको सिस्टमेटिकली सजाने में, तो पहले तो ये समझ लो हमको बताना क्या चाहते हैं, हम क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझने की कोशिश करते हैं। Dhura Limited produces and sells product PQRS, and these products are similar and usually produced in production runs of 100 units. वही इसमें 10 प्रोडक्शन रन्स लगे होंगे, इसमें 11 लगे होंगे, इसमें 12 लगे होंगे, इसमें 15 लगे होंगे, क्योंकि 100 यूनिट का एक प्रोडक्शन रन होता है, तो सेटअप हो गए। सोल्ड इन अ बैच ऑफ 50 यूनिट्स, जब सेल करेंगे 50 यूनिट्स के बैच में सेल करेंगे, यानी इसमें 20 बैचेस सेल होंगे, इसमें 22 होंगे, इसमें 24 होंगे, इसमें अभी तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन कहता है द प्रोडक्शन कॉस्ट डिटेल ऑफ दीज आर एज फॉलोज, प्रोडक्शन यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर्स। द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड आर एज फॉलोज, ये टोटल हमें कॉस्ट दी हुई है ओवरहेड की, और इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, हमें एक्टिविटीज भी दी हुई हैं और ड्राइवर भी दिया हुआ है। ये कॉस्ट पूल है, एक्टिविटी, और ये कॉस्ट ड्राइवर, या इसको बेस भी कह सकते हो। बात समझ में आई, नहीं समझे? फैक्ट्री वर्क एक्सपेंसेस को मशीन आवर्स पर बांट देना, स्टोर, अच्छा फैक्ट्री वर्क एक्सपेंसेस को किस रेशियो में बांटने के लिए बोला है, मशीन आवर्स, इसी के लिए बोल रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है स्टोर रिसीविंग कॉस्ट को हम रिक्विजिशन रेट के बेसिस पर बांटेंगे, नंबर ऑफ रिक्विजिशन। फिर कह रहा है मशीन सेटअप कॉस्ट को हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के, अरे बोलो ना, क्वालिटी कंट्रोल को नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के, और मटेरियल हैंडलिंग को नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। अच्छा जी, द नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर, number of requisition raised on the store was 25 of each product and number of order executed was 96, each order was in the batch of 50 units। वो तो हम पहले ही बता चुके थे, यहां पर निकाला था नहीं ये 50-50 के हिसाब से, तो कर लोगे। अब मेरी बात समझ में आ रही है कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं। अब यहां पर तुम लोग बेस दे दिया, ये दे दिया, पार्ट तो सब दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में, तो अब हम लोग यही काम करने जाएंगे नेक्स्ट सेशन से। बात समझ में आई? टफ नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह का आता है बच्चों के सामने तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं बिल्कुल टफ नहीं है,
जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। दिमाग में बात बैठा लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 लाइन का और अगर वो 8 मार्क्स का है तो समझ लो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बात समझ में आई? और अगर कोई क्वेश्चन सुन लो 8 से 10 लाइन में है और 4 मार्क्स का दिया हुआ है तो समझ लो ये सुतली बम है, तुरंत मार्क्स ले लो। बात समझ में आई? तो इसी तरह जब एबीसी की बात करते हैं तो 2-2 पेजेस के होते हैं और 12 मार्क्स का होता है। केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर निकालते, बस उसको देखकर बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्योंकि नाम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। नाम धूरा लिमिटेड, वैसे ही बीपी हाई होता है, धूरा क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।